हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ उसके बाद क्या कुछ चीजें हुई इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं भूपेंद्र की। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज तुम सब बच्चों के लिए एक सवाल है, आखिरकार तुम्हारे दादा दादी कौन से गांव में रहते थे? मोमो सर, मेरे दादा दादी तो देवभूमि हिमाचल में रहा करते थे, वहां से वो लोग दिल्ली आए हैं। सर, मेरे दादा दादी तो यूपी में रहा करते थे, अब हम लोग दिल्ली आए हैं। क्यों भूपेंद्र? अरे सर, मेरे दादा दादी तो रावलपिंडी में रहा करते थे, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम पाकिस्तानी हो भूपेंद्र? नहीं नहीं मोटूलाल, ये पाकिस्तानी नहीं है। तुम्हें पता है पाकिस्तान नाम का तो देश था ही नहीं। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? तो फिर पाकिस्तान कहां से आया? अरे मोटूलाल, जब हमारे देश इंडिया को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी उसके बाद ये डिसाइड करा कुछ मुस्लिम्स ने कि हमें एक अलग देश बनाना है, तो उसके बाद बना पाकिस्तान नाम का देश। अब ये जो पाकिस्तान है ये इंडिया से ही अलग होकर बना है। लेकिन सर, ये भी तो बताइए कि आखिरकार जब पाकिस्तान बना उसके बाद क्या क्या चीजें हुई? अरे बच्चों, अगर मैं तुम्हें ये चैप्टर समझाऊंगा तो 3 दिन लग जाएंगे समझाते समझाते। इससे बढ़िया मन्नू भैया से समझ लो, वो जल्दी भी समझा देंगे और तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ भी आ जाएंगी उनकी समझाई हुई। थैंक यू मोमोज सर। अब आप लोगों को ये चीज तो पता चल गई कि जो पाकिस्तान है वो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, फिर वो इंडिया से अलग हुआ क्योंकि कुछ मुस्लिम्स ने डिमांड करा कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। देखो, पार्टीशन की वजह से जब इंडिया और पाकिस्तान ये दो जगहें अलग हुई, इसकी वजह से 8 मिलियन रेफ्यूजीज कहां पर आ गए? इंडिया के अंदर आ गए फ्रॉम पाकिस्तान। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे और वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के अंदर आ गए। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो उस समय इतने स्टेट्स नहीं थे जितने अभी हमारे इंडिया के अंदर हैं। तो क्या हमारे इंडिया के अंदर अभी जितने स्टेट्स हैं उससे ज्यादा स्टेट्स थे या फिर कम स्टेट्स थे? अरे भैया, मुझे तो लगता है ज्यादा ही होंगे। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने। पहले पता है इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हुआ करते थे? 500, और हम इन्हें बोला करते थे 500 प्रिंसली स्टेट्स या फिर मोनार्कीज। अब इन्हें मोनार्की या फिर प्रिंसली स्टेट क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन जगहों पे रूल किया करते थे महाराजा या फिर नवाब। तो ऐसी जगह जहां पर महाराजा या फिर नवाब रूल करते हैं उनको प्रिंसली स्टेट या फिर मोनार्की बोलते हैं। अच्छा, इसमें सिंपली कंसेप्ट क्या होता है? अभी जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, उसे हम लोग वोट देकर चुनते हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट या फिर मोनार्कीज के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी महाराजा या फिर नवाब होते हैं, ये कैसे चूज करे जाते हैं? जैसे महाराजा है, उनका बेटा वो भी महाराज बनेगा, फिर महाराजा का जो बेटा था उनका भी जो बेटा होगा वो भी फिर नेक्स्ट महाराजा बनेगा। तो इधर ये प्रोसेस रहता था, वोट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता था। तो अब ये जितने भी अलग अलग स्टेट्स थे, इन सारे स्टेट्स वाले लोगों को, महाराजाओं को और नवाब को कन्विंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आप लोग जो हमारा न्यू नेशन बना है, नया देश बना है भारत, इसे को ज्वाइन कर लो। तो ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट इन्हें परस्यूड करती है और ये लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम आई थी गवर्नमेंट को इन लोगों को ज्वाइन करवाने में, लेकिन फाइनली ये लोग मान जाते हैं। इनकी कुछ शर्तें होती हैं वो माननी पड़ती हैं, लेकिन ये मान जाते हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब अपर और लोअर कास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवीजन देखने को मिलता था। ऊंची जात और नीची जात के अंदर फ़र्क देखने को मिलता था। बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटीज थी और इंडियंस थे वो अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यता माना करते थे। कुछ लोग ये माना करते थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब इस जगह से जाओ मत। कुछ लोग ये मानते थे कि अच्छा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी सबकी अलग अलग सोच हुआ करती थी उस समय। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर,
हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की जरूरत क्या पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है, क्या आपके स्कूल में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि नेल्स कट होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, और भी कोई इंटरेस्टिंग सा रूल है? जरा कमेंट करके बताओ। हाँ भैया, इस टाइप के रूल्स तो हैं। इनफैक्ट एक बड़ा ही अजीब रूल और है कि लंच ब्रेक में कोई भी बच्चा क्लास में बैठकर लंच नहीं खाएगा, सबको ग्राउंड में जाकर लंच खाना होगा। जैसे हमारे स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे घर पे भी कुछ रूल्स होते हैं। अब ये सारे रूल्स को बनाया क्यों जाता है? जिससे कि स्कूल में चीजें अच्छे से चल सके। घर पे रूल्स को क्यों बनाया जाता है? जैसे घर पे एक रूल सबके ही होता है जनरली, कि जब भी आप स्कूल से आओगे तो जो भी शूज वगैरह है वो बाहर ही उतारने हैं घर के, ठीक है? तो ये एक बेसिक रूल है जिससे कि घर साफ रहे। तो ये सारे रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि चीजें थोड़ा अच्छे से चले। तो इसी तरीके से हमारी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया को अच्छे से चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ी। अब ये सारे रूल्स को लिखा किस चीज के अंदर गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारे रूल्स बनाए कैसे गए, सोचो। अरे भैया, मुझे पता है क्या लगता है कि ये सारे रूल्स गांधी जी ने ही बनाए होंगे, तभी तो नोट के ऊपर उनकी फोटो भी है। अब हमारे स्कूल में तो रूल जो स्कूल का ओनर है वो बनाता है, घर पे तो रूल्स मम्मी बनाती है। बिल्कुल गलत जवाब मोटूलाल। देखो, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गांधी जी ने नहीं बनाए, बल्कि इन रूल्स और रेगुलेशन को बनाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए और इनको बनने में बहुत समय लगा। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक लगभग 300 इंडियंस ने अलग अलग जगह क्या करी? कॉन्फ्रेंसेस यानी कि मीटिंग करी। और ये जो 300 इंडियंस थे, इन सबको ही हमने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन सब ने मिलकर मीटिंग्स करी, इन्होंने अलग अलग जगह की प्रॉब्लम्स को समझा, फिर उस हिसाब से कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। फाइनली इंडिया के अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कब से अप्लाई हुए? मतलब कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कब से इनेक्ट हुआ? फ्रॉम जनवरी 26, 1950। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज इनेक्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। इसी वजह से हम लोग इस दिन क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं या फिर इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। लेकिन भैया, ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे क्या क्या? देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स की बात करने के लिए बैठे तो पता नहीं कितना समय लग जाए, लेकिन जितना हमें बुक में दिया है उनकी तो बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप आदिवासी ही क्यों ना हो, चाहे आप बुढ़े हो या फिर जवान हो, आप लोगों को वोट देने का राइट हो और आपके वोट की वैल्यू इक्वल काउंट होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे ये जो है ये मुस्लिम है तो इसके वोट की वैल्यू कम है और हिंदूज के वोट की वैल्यू ज़्यादा है। नहीं, सबके वोट की वैल्यू इक्वल काउंट होगी और हर एक पर्सन वोट दे सकता है अबव द एज ऑफ 18। 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, बस शर्त ये है। नेक्स्ट, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था, जब सारे रूल्स को बनाया जा रहा था, तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या? इनइक्वालिटी ऐसे हो रही थी कि अगर कोई डिफरेंट रिलीजन का है, मान लो कोई मुस्लिम है, तो उसको लोग बोल दे रहे थे कि तुम तो मुस्लिम हो, तुम हमारे यहाँ पर आके मत रहो, ठीक है, तुम हमारे बच्चों के साथ मत पढ़ो। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि लोग ऐसे बोल दिया करते थे, तो आप क्लास 9th की एक स्टोरी है बहुत अच्छी सी अब्दुल कलाम जी की, वो पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि क्या हो रहा था कि इक्वालिटी नहीं थी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि एक रूल ही बना दिया कि हर एक इंडिया का जो सिटीजन है उसको इक्वली ट्रीट करा जाए। अगर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर या फिर उसकी कम्युनिटी के बेसिस पे या फिर उसकी एज के बेसिस पे, तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी। मान लो ये मुस्लिम पर्सन है, इसके साथ कोई क्या करता है, इसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है कि तुम तो मुस्लिम हो, ठीक है, तुम हमारे साथ मत बैठो या तुम हमारे स्कूल में हमारे पास पढ़ने के लिए मत आओ, तो जो भी पर्सन इसके साथ ऐसा कर रहा होगा ना उसे सजा मिलेगी। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल क्या है, स्पेशली रूल दिया गया है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर ऑफर्ड टू द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियन सिटीजन। देखो, इंडिया के अंदर जो भी गरीब लोग होंगे या फिर जो भी डिसएडवांटेज्ड लोग होंगे, मतलब वो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जैसे कि आदिवासी लोगों को पहले बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था। ब्रिटिशर्स ने इनके जंगल छीन लिए थे। जंगल छीनने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ये जंगल ही इनके घर थे, तो इनके जब जंगल छीन लिए तो ये लोग क्या कर रहे थे, शहर में जाकर लेबर का वर्क कर रहे थे। जब ये लेबर का वर्क करने के लिए गए तो जहां पर शहर में और लेबर वाले लोगों को 500 रुपीज मिल रहे थे, इन्हें लोगों ने सिर्फ 100 रुपीज में काम करवाया, ठीक है। तो यहां पर इन लोगों के साथ भी बहुत गलत हुआ। अब जो गरीब लोग थे वो तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि इन लोगों की प्रॉब्लम को सही कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। व्हाट इज रिजर्वेशन? देखो, रिजर्वेशन के अंदर क्या होगा, जो भी गरीब पर्सन होगा या फिर जो भी ऐसा डिसएडवांटेज्ड इंडियन होगा, उन सबको क्या करेगी गवर्नमेंट, एक स्पेशल वो छूट दे देगी। जैसे अगर ये बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, इनके बच्चे गए एग्जाम देने के लिए, जब वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो मान लो एक बच्चा जो कि अच्छी फैमिली से है, उसको 100 मार्क्स लाने हैं उस एग्जाम को क्लियर करने में, तो इनको सिर्फ कितने लाने होंगे मार्क्स, ओनली 80 या फिर 70 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद इनकी जॉब लग जाएगी। अच्छा, फिर इससे इन्हें क्या फायदा होगा, जब इनकी जॉब लग जाएगी, इनके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे, तो इनकी गरीबी और जो अभी इनकी कंडीशन है ये इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा था, रिजर्वेशन वाला सिस्टम लाया, ठीक है, जिससे कि जितने भी आदिवासी हैं या फिर जितने भी अलग ट्राइब के लोग हैं, क्या हो, इन लोगों की जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने बहुत सारे दिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर बिताए। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था कि सोचो, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और अगर हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही मिनिस्टर पूरी कंट्री को रूल करे, एक ही मंत्री पूरी कंट्री को रूल करे, क्या वो अच्छे से रूल कर पाएगा? अरे भैया, मुझे तो ये लगता है कि एक मंत्री पूरे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर हम आपके स्कूल की बात करें, तो स्कूल में अगर आपको क्लास में कोई बच्चा मार रहा है, आपको परेशान कर रहा है, किसके पास जाओगे? क्लास टीचर के पास। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मान लो अगर आपकी प्रॉब्लम क्लास टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते, उसके बाद किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल मैम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, उनके पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम में। शायद से वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। वो भी अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, फिर आप किसके पास जाओगे? स्कूल के ओनर के पास। तो यहां पर अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग पावर है। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर बात करें तो स्कूल का ओनर होगा, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद क्लास टीचर। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड करा गया कि अलग अलग पावर दे दी जाए। जैसे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो पंचायती राज वाले जो लीडर्स हैं वो सॉल्व कर दें। अगर कोई उससे बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाले लीडर सॉल्व कर दें। अगर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लीडर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इन सबके पास, इन सारे लीडर्स के पास अलग अलग पावर है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अब एक और प्रॉब्लम आने लगी कि आखिरकार किसको किस चीज का कंट्रोल दिया जाए। बहुत सारे डिस्कशन, मीटिंग्स और डिबेट्स के बाद डिसाइड करा गया कि एक बनाई जाएगी यूनियन लिस्ट। मतलब कि एक यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे टॉपिक्स आएंगे जैसे कि टैक्स, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। मतलब कोई भी टैक्स के रिलेटेड डिसीजन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कोई भी डिफेंस के रिलेटेड डिसीजन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कोई फॉरेन पॉलिसी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। अगर डिफेंस की बात करें, मान लो हमारे देश इंडिया पे कोई अटैक कर देता है,
तो उस देश ने जिसने हमारी देश पे अटैक करा है उसके ऊपर हमला करना है या नहीं करना, इस चीज का डिसीजन कौन ले सकता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दे सकती है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीजें कंट्रोल करेगी? किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वहां के एजुकेशन और हेल्थ को कंट्रोल करेगी कि वहां पर एजुकेशन कैसी है और वहां की हेल्थ कैसी है, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह कैसे हैं, स्कूल और कॉलेजेस कैसे हैं, ये बेसिकली कौन कंट्रोल करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब ये फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ना, ये दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर सॉल्व करेंगी इनके रिलेटेड प्रॉब्लम। या कोई रूल बनाना होगा फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बनाएंगे। इसके बाद पंचायती राज की बात हुई। अब ये जो पंचायती राज है ना, ये भी एक गवर्नमेंट की ही फॉर्म है, बट इसका क्या काम है? इसका काम क्या है कि बहुत ही छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा विलेज के अंदर कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि हाँ, विलेज अमीर कैसे हो सकता है, पैसे ज़्यादा कैसे कमा सकता है इनका विलेज, इनका काम यही है, बस यही प्रॉब्लम को देखना। Another major debate in the Constituent Assembly was on making Hindi language the official language of India. अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोग जानते हो कि हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है? हाँ भैया, हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है ना। बिल्कुल गलत जवाब। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय भी आई थी कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। हमारा देश इतना बड़ा है, कहीं पे मराठी, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे हरियाणवी, कहीं पे राजस्थान की भाषा बोली जा रही है। अगर गलती से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता तो यहाँ के लोग नाराज हो जाते कि हमारी लैंग्वेज में क्या कमी थी, हमारी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया। इस वजह से इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे देश की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब कि हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। मतलब अगर रूल्स और रेगुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो किस में बनाया जाएगा? हिंदी और इंग्लिश में। क्यों बनाया जाएगा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में? क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अच्छा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी एक क्या है? हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको कहाँ कहाँ पर यूज करा जाता है? कोर्ट्स में, सर्विसेज में, कम्युनिकेशन में। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से बातचीत कर रहा हो, मान लो एक स्टेट है राजस्थान का और एक स्टेट है हरियाणा का, इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, तो हरियाणा वाला बोलता है कि मैं तो हरियाणवी में ही बात करूंगा, राजस्थान वाले बोलते हैं कि हम तो राजस्थानी में बात करेंगे। राजस्थान वाले कुछ लिखकर लेटर हरियाणा वाले लोगों को भेजते हैं, हरियाणा वालों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये राजस्थानी में लिखा क्या है। फिर हरियाणा वाले कोई लेटर लिखकर राजस्थानी वाले लोगों को भेजते हैं, अब राजस्थानी वालों को नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या लिखा है। इस वजह से जब भी दो स्टेट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? वो कम्युनिकेट करेंगे या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। अच्छा, अब आप सबके लिए एक सवाल है, फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इन दो का आंसर करना है फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर, और देखते हैं कौन बच्चा इसको एग्जैक्टली सही आंसर करता है। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वाकई में इसको देखकर आज भी लगता है कि भाई कितना दिमाग लगा के बनाया होगा इसे। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसके अंदर 300 मेंबर्स थे लगभग, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इन्होंने ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको क्या करा था? एक तरीके से चेयर करा था। ठीक है, मतलब कि ही चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इन्हीं की लीडरशिप के अंडर जो ये डॉक्यूमेंट था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फाइनलाइज हुआ था। तो जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन देखते हो, इनको बड़ी मेहनत से बनाया गया है, और इनको फाइनलाइज करने में जो एक बहुत बड़ा हाथ था वो किसने प्ले करा है? भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। अब बात करते हैं कि जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर वो कैसे बने। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टेट बनाने की जरूरत क्या पड़ गई हमारी कंट्री को।
500 प्रिंसली स्टेट्स तो थे, तो इन्हीं का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन 500 प्रिंसली स्टेट्स, सोचो इतने सारे स्टेट्स, तो इनको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आती। इसी वजह से थोड़े बड़े बड़े स्टेट्स बनाए गए। तो अब स्टेट्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, मतलब कि एक स्पेशल क्या बनाया गया, एक स्पेशल टीम बनाई गई। इनका काम क्या था कि इनको रीस्ट्रक्चर करना था। जो स्टेट्स पहले बहुत सारे थे, इनको एक साथ लाना था। तो इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी 1956 के अंदर, और इन्होंने रीड्रॉ करे डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट की बाउंड्रीज को, जिससे कि क्या बन सके, एक बड़ा स्टेट बन सके। जैसे कि असम के पहले बहुत छोटे छोटे पार्ट थे, उसको जोड़कर एक बड़ा सा स्टेट बनाया गया। बंगाल, इस जगह को भी बहुत छोटे छोटे पार्ट थे बंगाल के, उनको भी जोड़ के एक बड़ा सा स्टेट बनाया गया। ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, इन सब जगहों को क्या बनाया गया, एक बड़ा स्टेट बनाया गया। पहले ये क्या थे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे, और उधर राजा लोग रूल क्या करते थे उन छोटे छोटे पार्ट्स को। तो इस तरीके से स्टेट्स को रीस्ट्रक्चर करने की बात, ठीक है। अब किस बेसिस पे डिसाइड करा जाए कि कौन से स्टेट का नाम क्या होगा, या कहां पर कौन सा स्टेट कहां तक होना चाहिए? अरे भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। मुश्किल तो है, लेकिन तुमसे एक सवाल पूछना है मोटूला। सोचो तुम्हारे स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं। अब इन सारे बच्चों को अलग अलग डिवाइड करना है, तो क्या तरीका अपनाएंगे टीचर्स? भैया क्लास के बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं टीचर। जैसे जो 7th क्लास के बच्चे हैं उन्हें अलग, 8th के अलग, 9th के अलग और 10th के अलग। या फिर भैया हाइट के बेसिस पे भी टीचर अलग कर सकते हैं। जैसे लंबी हाइट के बच्चे मतलब एक साइड हो जाओ, छोटी हाइट वाले एक साइड हो जाओ। कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करा था जब हमारे स्टेट्स को डिवाइड करा गया, हमारे स्टेट्स को बनाया गया। तो उनको डिवाइड करने में, उनको बनाने में कुछ इसी टाइप के तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। अब ये इस्तेमाल नहीं हुआ था कि इस क्लास के बच्चे इस स्टेट में, इस क्लास के बच्चे इस स्टेट में, या फिर ये तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ था कि आपकी हाइट बड़ी है तो आप इस स्टेट में जाके रहो, आपकी हाइट छोटी है तो आप इस स्टेट में जाके रहो। नहीं, क्या डिवीजन का तरीका था? डिवीजन का तरीका था लैंग्वेज। अब कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पर हिंदी बोली जाती थी। अगर स्पेशली बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो वहां पर तो बहुत सारे लोग हिंदी बोलते थे। तो अब नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स बनाने थे। तो यहां पर हमें यह देखने को मिला कि नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग हिंदी के साथ साथ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत प्रोमिनेंट कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है। पहले पंजाब और हरियाणा हमें एक साथ देखने को मिलते थे, फिर पंजाब और हरियाणा का डिवीजन किस चीज के बेसिस पे हुआ? लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे जो पंजाबी बोलते थे जहां तक लोग, उस जगह का नाम रख दिया पंजाब। जहां पर लोग हरियाणवी बोलते थे तो उस जगह का नाम रख दिया हरियाणा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जहां पर दो लैंग्वेज बोली जाती, बायलिंगुअल स्टेट थे। जैसे कि बॉम्बे, जो बॉम्बे था ना, इसको डिवाइड करा गया इनटू मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग स्टेट्स। मराठी को महाराष्ट्र बना दिया और जो गुजराती लैंग्वेज बोलते थे उधर गुजरात बना दिया। तो जो बॉम्बे था, एक तरीके से आप बोल सकते हो इट वाज अ बायलिंगुअल स्टेट। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज बोली जाती थी, गुजराती भी और मराठी भी, गुज्जू भी और मराठी भी। अलग कैसे करा गया? जहां तक लोग मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र, जहां तक लोग गुजराती बोलते थे वो गुजरात। तो आप समझ गए कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक तरीके से स्टेट्स का डिवीजन हुआ। वाह भैया, ये राज की बात तो मुझे आज पता चली है कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करा हुआ था। अच्छा भैया, ये भी बताओ, क्या उस समय गवर्नमेंट ने कोई ऐसा भी प्लान बनाया था जिसकी मदद से हमारे देश के अंदर हम लोग पैसा कमा सके? बिल्कुल। हमारा देश जब ब्रिटिशर से आजाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हमारे देश का पूरा पैसा लूट लिया था, हमें बिल्कुल कंगाल कर दिया था। जो हमारा देश था ना, सोने की चिड़िया, वहां पर पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा 1950 के अंदर कि एक प्लानिंग कमीशन बनाई जाए। अब व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल है ये प्लानिंग कमीशन, जिसके अंदर इन लोगों का काम ही ये है प्लान बनाना। नाम से ही पता चल रहा है प्लानिंग कमीशन का क्या काम होगा? प्लान बनाना। किस चीज के ऊपर प्लान बनाना है? इन्हें प्लान बनाना है, डिजाइन करना है कुछ ऐसी चीजों को जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, हमारा देश पैसा कमा सके।
फिर क्या हुआ, एक सेकेंड 5 ईयर प्लान को बनाया गया 1956 के अंदर। इसके अंदर मोस्टली किस चीज पे फोकस करा गया कि हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली जाए। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर सामान बनेगा तो वो हमारे देश के अंदर भी बिकेगा और हम दूसरे देशों को बेच कर वो सामान पैसा कमा सकते हैं। तो हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, उनको बनाए। साथ ही में कंस्ट्रक्शन करा गया लार्ज डैम्स का, बड़े बड़े डैम बनाए गए। अच्छा, डैम बनाने से क्या होगा, देखो हमारे देश के अंदर पानी की कमी हो जाती थी बार बार। क्यों कमी हो जाती थी, जो रिवर वाटर है वो फ्लो कर रहा है, समुद्र में जाकर मिल गया। अब जब गर्मियों का टाइम आया या ऐसा टाइम आया जब बारिश नहीं हो रही, तो रिवर वाटर तो पूरा फ्लो करके समुद्र के अंदर चले गया। अब पानी बचा ही नहीं रिवर के अंदर, तो फिर पानी कहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिल पाएगा हमें। इस वजह से डैम बनाए गए। अब जो रिवर वाटर है वो ओशन के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा, वो इस डैम की वजह से रुक जाएगा। फिर ये जो पानी हमारे पास डिपॉजिट हुआ है, रुका हुआ पानी, इसको हम लोग तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब पानी की कमी हो जाए। तो इस तरीके की डेवलपमेंट करेगी। द नेशन 60 ईयर्स ऑन। अगस्त 15, 2017 को इंडिया ने सेलिब्रेट करा अपना 60th एनिवर्सरी एज अ फ्री नेशन। इंडिया जो है वो अभी भी यूनाइटेड है, मतलब एक साथ हमारे सारे स्टेट्स, एक साथ हम सारे इंडियंस मिलकर रहते हैं। और हमारी कंट्री अभी भी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि आज भी हम लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं वोट देकर। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज की बात क्या करनी, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं सीधे, वहां पर आप गवर्नमेंट को वोट देकर नहीं चुन सकते। मोर देन 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं हमारी कंट्री के अंदर। हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस भी हुए हैं इंडिपेंडेंस। आप देख रहे हो कितने साल हो गए, कितने इलेक्शंस हो गए, और हम लोग अभी भी अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल पंचायत वाली होगी इनको। प्रेस फ्रीडम एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम आज भी हमें देखने को मिलता है। मतलब आज जो भी प्रेस है, यानी कि जो भी मीडिया है, उसे बोलने की आज़ादी है। कुछ भी वो बोल सकते हैं किसी के भी खिलाफ, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ लो। मन्नू का ज्ञान पे मैंने डाला हुआ है, मन्नू का ज्ञान SST पे, वो अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम मतलब जो हमारे जज वगैरह हैं कोर्ट के अंदर, वो सारे इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। वो वही डिसीजन सुनाते हैं जो सही होता है। ठीक है, सही या गलत में वो खुद डिसाइड करके सही चीज़ या ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है, वो खुद ही डिसाइड करके बताती है। ठीक है, लेकिन आज भी बहुत दुख की बात है कि हमारी कंट्री के अंदर जो अनटचेबल्स हैं या फिर वो लोग जिन्हें दलित जाना जाता है, उन्हें आज भी वायलेंस फेस करने को मिलता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आज भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। उन्हें बोला जाता है कि अरे तुम तो दलित हो, तुम हमारे कुएं से पानी मत भरो, तुम हमारे बच्चों के साथ बैठ के मत पढ़ो। कहीं हद तक ये चीज़ें खत्म हो रही है, बट आज भी हमें ये देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी दुख की बात है। जो हमारे अंदर जो अनटचेबल्स हैं या फिर वो लोग जिन्हें दलित जाना जाता है, उन्हें आज भी वायलेंस फेस करने को मिलता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को। किसी को भी उसके अमीर होने के बेसिस पे ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कि कोई पर्सन अगर अमीर है तो क्या करा जाए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था कि ना हो, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो। बट अभी भी हमें इंडिया के अंदर कुछ ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां पर अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे करके सुधर। क्विज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि डैश चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, डैश चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर करा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर गांधी जी ने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर आपने देखा कि पॉइंट्स में मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं। क्यों समझाई हुई हैं? जिससे कि आप लोग फटाफट एग्जाम के अंदर लर्न करके चीज़ों को डिस्क्राइब कर सको, इनको याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स डाले हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाली हुई हैं, जिससे चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, नोट्स की बात तो हमने कर ली, साथ में हमने ये चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया। चलो, आप नोट्स के बिना भी काम चला सकते हो क्योंकि चैप्टर तो समझ ही लिया है। बट
इस चैप्टर से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टीचर पूछते ही पूछते हैं। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, अब आप 8th क्लास में हो। चैप्टर के बीच से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, वो आपको मिलेंगे सैंपल पेपर के अंदर। अब ये जो नोट्स और जो सैंपल पेपर है, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है। ज्वाइन के बटन पे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, साथ में ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे ना आप, जैसे ही मेंबरशिप आपको दिख जाएगी अलग अलग, तो आपको मेंबरशिप वहां से लेनी है। अब ये जो मेंबरशिप वाली चीज़ है ना, ये पेड है, लेकिन इस अमाउंट के अंदर आपको जो मेंबरशिप का अमाउंट है वो वाकई में बहुत कम है, जिससे कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके, हर एक बच्चा पढ़ाई कर सके। उस मेंबरशिप अमाउंट को बहुत ही कम रखा गया है। अब उस मेंबरशिप अमाउंट में सिर्फ आपको इसी चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे, कंप्लीट क्लास 8 की एसएसटी, जो भी आपकी बुक है सारी एसएसटी की, उन सब के सैंपल पेपर और नोट्स, साथ ही में आपको एक और चीज भी मिलेगी, वो है साइंस के सैंपल पेपर और नोट्स, और इंग्लिश के सैंपल पेपर और नोट्स, और ग्रामर के भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 4 चीजें मिल रही हैं, 4 थिंग्स इन 1 मेंबरशिप प्राइस। तो आप मेंबर जरूर बनो। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि आपको शाउट आउट भी मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप एक मेंबर बन रहे हो और पढ़ाई की तरफ अपना थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको शाउट आउट, नोट, सैंपल पेपर, ये सारी चीजें मिलेंगी एक मेंबरशिप के प्राइस में। तो फटाफट आप मेंबर बनो, मैं तो सजेस्ट करूंगा। ठीक है, फटाफट मेंबरशिप परचेज करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं देख रहा हूं आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को। फटाफट अभी के अभी स्कूल के ग्रुप में शेयर हो जानी चाहिए। नहीं कर रहे हो यार तुम लोग शेयर, बस वीडियो देख रहे हो अभी भी। जाओ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।